मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। कैरियर नेविगेटर MRK आपको इस चैनल पे स्वागत करता है। तो चलिए आज मैं जो आप लोग के लिए लेके आया हूँ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ कि जो कि आजकल के सभी एग्जाम्स में चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग। स्पेशली मैं अभी जो IPA इंडियन पोर्ट एसोसिएशन जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी के लिए एग्जाम लेने वाली है उसके लिए भी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण रहेगी। विशेषकर SSC कमांड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, CHSLS एग्जाम एंड अदर्स जो भी रेलवे एवं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की विभिन्न वैकेंसियां जो आती है डिफरेंट लेवल्स की, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सभी एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंक्स। सो ये आपके लिए सिर्फ आधा घंटा का वीडियो आप देखने के बाद आप ये आश्वास कर लेंगे कि आज के बाद आप लॉजिकल रीजनिंग में कभी गलती नहीं करेंगे। तो उसका टिप्स क्या है, क्या करना है उसके लिए, कैसे करने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, एक एक करके मैं बताता हूँ और क्या एग्जाम्पल सहित। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग में किसी भी प्रश्नों का हल करने में कोई समस्या नहीं होगा, इसकी मैं दावा करता हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, देखिए क्या क्या आता है पहले ये देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अज्यूमशंस, ठीक है, फिर स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, फिर स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस, फिर काउज एंड इफेक्ट, उसके बाद एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग। तो ये टोटल 6 टॉपिक्स आते हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये भी बता दूं कि इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा सीटिंग अरेंजमेंट्स पे, उससे भी सभी एग्जाम में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे थे, जैसा कि बताया इसमें से टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है, हाँ आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि IPA जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का एग्जाम लेने वाली एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए उसमें सिर्फ 4 ऑप्शन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे बैंकिंग में 5 ऑप्शंस पूछे जाते हैं, कई सारे एग्जाम में 5 ऑप्शंस पूछे जाते हैं, उसमें से रिस्क ज्यादा रहता है, एलिमिनेट नहीं कर पाते आप। इस एग्जाम में आप ध्यान दे देंगे कि एलिमिनेशन कर सकते हैं आप, क्योंकि 4 ही ऑप्शंस रहेंगे, एक दो आपको पता है तो एक दो में आप 50-50 में जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए तो हम कंटिन्यू रखते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जैसे कि सबसे पहले बताया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्या देखेंगे आप, यही देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, किस लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बेसिक क्या है इसका। तो एक एक करके समझाते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का मतलब है, देखिए एक स्टेटमेंट है और इसका कंक्लूजन क्या होगा ये दिया है क्वेश्चंस में, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और कंक्लूजन क्या इस स्टेटमेंट से रिलेटेड है नहीं है। तो आपको जो बेसिक ध्यान देने की बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो बेसिक ध्यान देने की बातें हैं, जैसे वो सबसे पहले किस लिए क्वेश्चन करता है, वेदर द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट, सिंपल, वेदर द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोड फ्रॉम द स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें से क्या है, इसमें क्या ध्यान रखने के इंपॉर्टेंट बातें हैं कंक्लूजन में। नॉट ए गेस ओपिनियन, आप किसी का ओपिनियन और गेस नहीं कर सकते हैं, जो स्टेटमेंट दिया है उसी से कोरिलेटेड होनी चाहिए कंक्लूजन, ठीक है। ऑलवेज आस्क इज द कंक्लूजन 100% ट्रू बेस्ड ऑन स्टेटमेंट ओनली, ठीक है। ये सब दिमाग में एकदम रखिए। उसके बाद इग्नोर जनरल नॉलेज एंड, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना जनरल, सपोज कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि दिल्ली दिल्ली मुंबई के पास में है, तो आप बोलोगे नहीं दिल्ली तो मुंबई से काफी दूर है, मुंबई 800 किलोमीटर के आसपास है, पास में कैसे लिख दिया है। तो ये चीज आपको नहीं सोचना, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसको कंक्लूजन उसी हिसाब से, वो बोल दिया है तो आपको मानना पड़ेगा कि दिल्ली जो है मुंबई के पास में है, हो सकता है कोई और दिल्ली छोटा गांव की बात कर रहा होगा। तो इसलिए आपको इसमें बेसिक क्या ध्यान देना है कि इग्नोर जनरल नॉलेज एंड एज्यूम्पशंस, आपका अपना सोच और अपना जनरल नॉलेज की ज्ञान आप अपने अंदर रहने दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन होगा। ये आपके ये जो 6 टॉपिक बताए हैं सभी टॉपिक में रिलेटेड है, स्टेटमेंट है वही हमारा मास्टर है, समझे ना, इसी पे स्टेटमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद इग्नोर जनरल नॉलेज, उसके बाद बी वेयर ऑफ द एक्सट्रीम वर्ड लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑल, नन। अगर ऐसे क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा दोबारा सोचना है, ऐसे नहीं डायरेक्टली हड़बड़ा के कर देना है, दोबारा सोचना है, ठीक है। उसके बाद जैसे स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, ऑल ऑफिसर्स आर लीडर्स, क्वेश्चन क्या दिया करेगा, स्टेटमेंट, ऑल ऑफिसर्स आर लीडर्स, ठीक है। अब कंक्लूजन वन कंक्लूजन टू दिया रहेगा, कंक्लूजन वन में दिया रहेगा सम लीडर्स आर ऑफिसर्स, कंक्लूजन टू ऑल लीडर्स आर ऑफिसर्स। अब सोचिए इसमें स्टेटमेंट क्या बोला है, ऑल ऑफिसर्स आर लीडर्स, इसका मतलब क्या, सभी अधिकारी जो है वो नेता है, ठीक है, उनके पास नेतृत्व है। अब देखिए
ये स्टेटमेंट समझ गया अच्छे से? सभी जो अधिकारी है उनके पास नेतृत्व है, नेता है। अब क्या है पहला कंक्लूजन, सम लीडर्स आर ऑफिसर्स, मतलब कुछ नेता है ऑफिसर है, ये तो कंफर्म है। जब देखिए, जब सभी अधिकारी हैं वो नेता है, तो कुछ तो नेता है जो अधिकारी हैं और कुछ ओरिजिनल नेता होगा जो लीडर्स है, पॉलिटिशियंस है, कुछ और हो गए नेता। तो एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया रहेगा, ऑल लीडर्स आर ऑफिसर्स। अब बोल रहा है यहाँ पे सभी लीडर्स ऑफिसर्स नहीं, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट के हिसाब से सोचिए आप, ऑल ऑफिसर्स आर लीडर, जब सभी अधिकारी नेता हैं तो सभी नेता अधिकारी होंगे नहीं, होंगे ना? कैसे होंगे बताइए? एक चांस बनता है। आप जोर से सोचेंगे सभी नेता, क्योंकि नेता तो और भी नेता है ना, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर्स है वहाँ। तो वो इसलिए ये क्वेश्चन कंक्लूजन टू गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो फाइनली क्या है, अब ऑप्शन क्या दिया रहेगा? ऑप्शन ए, कंक्लूजन वन इज करेक्ट, कंक्लूजन टू इज करेक्ट, इस तरह से ऑप्शन रहेगा, वन एंड टू बोथ आर करेक्ट। तो आपको वहाँ पे ये दिमाग लगा के टिक करना है। तो इसमें से क्या है, आप देख लिए जैसा कि लॉजिकल रीजनिंग काफी आसान होता है, आपको बस आप अपना दिमाग नहीं लगाना है, स्टेटमेंट बेस्ड आंसर देना है, ठीक है? तो ये था आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है? स्टेटमेंट दिया रहेगा, कंक्लूजन दिया रहेगा, कौन सा कंक्लूजन सही है वो आपको चूज करना है अपना दिमाग लगा के, ठीक है? नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड एज्यूम्पशंस। स्टेटमेंट एंड एज्यूम्पशंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखिए। मतलब एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और एज्यूम्पशंस दिया रहेगा, तो ये होता क्या है पहले, तो ये टू किस लिए होता है, तो ठीक है, टू आइडेंटिफाई अंडर, ठीक है, अंडरलाइन एज्यूम्पशंस, मतलब नीचे जो एज्यूम्पशंस दिया उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्टेटमेंट से बेस्ड है या नहीं है। मतलब इसमें से आपकी तर्क शक्ति की जांच होती है, आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड की बात चेक की जाती है कि आप कैसे हैं। इस तरीके से इफ द स्टेटमेंट डज नॉट वर्क विदाउट द assumptions then it is valid assumptions। साफ साफ लिखा, इफ द स्टेटमेंट डज नॉट वर्क विदाउट द एज्यूम्पशन, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो विदाउट एज्यूम्पशन जो नीचे जो उसके बिना काम नहीं कर सकता है, वो गलत साबित हो जाएगा। तो इस तो ये क्या होगा, तो इनवैलिड एज्यूम्पशंस हो जाएगा। जब वो सही होगा तो वैलिड एज्यूम्पशन, मतलब जो है हमारा एज्यूम्पशंस के आधार पे ही स्टेटमेंट है, तो ये दोनों को लिंक करना है, ठीक है? दूसरा चीज क्या है, अवॉइड एक्सट्रीम एंड स्पेसिफिक आइडिया, कोई एक्स्ट्रा आइडिया दिमाग नहीं चलाना है, जहां तक एग्जांपल में देके समझाएंगे। एक एक्सट्रीम आइडिया नहीं लगाना है, स्पेसिफिक आइडिया नहीं लगाना है, ठीक है? उसके बाद क्या है, लॉजिकल, एज्यूम दैट स्पीकर इज लॉजिकल एंड वेल, ठीक है, इंटेंशन, नॉट सरकास्टिक। जो स्पीकर जो लिखा है लॉजिक जो दे रहा है ऊपर में कि स्टेटमेंट रिजम्पशंस में, ये सोचिए कि वो क्या है कि उसका वेल इंटेंशन है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या दे रहे हैं जब दिया रहेगा। ये नहीं दिया रहेगा कि सरकास्टिक कुछ भी दे दिया अपना, तो ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है? उसके बाद स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल कैसे रहेगा, एग्जाम्पल देखिए क्या रहेगा, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्थी। अब देखिए ये क्या है, स्टेटमेंट है, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्थी, ओके? मतलब आपको लगातार मतलब एक्सरसाइज करनी है स्वस्थ रहने के लिए। तो उसमें देगा एज्यूम्पशन, पहला, एक्सरसाइज हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्थ। अब देखिए आप सोचिए, एज्यूम कीजिए कि इससे, जैसा मैं आपको ऊपर बताया कि पहला स्टेटमेंट है यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करना है स्वस्थ रखने के लिए। तो इसका क्या हो सकता है एज्यूम्पशन, एक्सरसाइज हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य को मेंटेन करना एक्सरसाइज हेल्प करता है, ऑब्वियसली करता है, तो इसलिए तो बोला हुआ है, अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। हेल्प करता है तभी तो ऊपर स्टेटमेंट लिखा गया है कि यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी। तो इसलिए इसको ऐसे बनाना, नीचे से ऊपर की तरफ सोचना है, ठीक है? उसका सेम दूसरा, एवरीवन इज अनहेल्दी विदाउट एक्सरसाइज, एवरीवन इज अनहेल्दी विदाउट एक्सरसाइज, मतलब जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा सब अनहेल्दी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के भी कुछ लोग हेल्दी हैं, स्वस्थ है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है? तो एज्यूम्पशंस को कैसे बनाना है, एज्यूम्पशंस में पहले देखना है, उसके बाद स्टेटमेंट को देखना है कि उससे रिलेटेड है कि नहीं है। तो आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एज्यूम्पशंस। अब क्या है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये सब बड़ा बड़ा किताब में पढ़ेंगे, बहुत सारा लिख देगा, वो सब माथा नहीं खपाना है, आप एक बार समझ लीजिए इस वीडियो में। उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट मंगवा लीजिए, ऐसे हम प्रैक्टिस तो करवाएंगे लास्ट में। तो क्या है कि आपको लगेगा कि हाँ एकदम परफेक्ट है, मैंने सिर्फ पिन पॉइंट चीजें बता रहा हूँ, तो एकदम इंपॉर्टेंट चीज इसको आपको दिमाग में रखना है और एग्जाम सोल्व करते समय। तो देखिएगा कितना आसान लगेगा एक बार पढ़ लेने के बाद। तो जैसे कि हमने आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन बता चुका है, स्टेटमेंट एंड एज्यूम्पशंस बता चुका है, अभी मैं बताने जा रहा हूँ स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। देखिए आर्गुमेंट सेम, यहाँ स्टेटमेंट रहेगा, आर्गुमेंट्स रहेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है कि जज इफ आर्गुमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग और वीक, इसमें आपको ये जज करना है कि जो आर्गुमेंट्स दिया हुआ है कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ठीक है? तो उसमें से कौन सा वैलिड, जो स्ट्रॉन्ग है उसको हम आंसर करेंगे। देखिए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इज इक्वल टू लॉजिकल प्लस रिलेवेंट प्लस डायरेक्ट। जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट उसी को बोलते हैं जो लॉजिकल हो, ठीक है, रिलीवेंट हो
ठीक है, प्लस डायरेक्ट हो, कोई घुमा फिरा के नहीं हो, ठीक। उसके बाद इग्नोर इमोशनल, ठीक है, भेज और फैक्टलेस आर्गुमेंट्स। साफ साफ होता है कि जो भी इमोशनल आर्गुमेंट्स है, भेज है, फैक्टलेस है, इस सबको आप एकदम बिल्कुल इग्नोर कीजिए, इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। उसके बाद जनरल ट्रूथ्स एंड लीगल लॉजिकल प्रिंसिपल्स। उसके बाद जनरल ट्रूथ लीगल जो है, लीगल है या लॉजिकल प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो करना है। जो जनरल ट्रूथ्स है उसको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स बोल सकते हैं कि जनरल ट्रूथ जो है ना सही है। तो अब देखिए एग्जांपल देके समझाता हूँ। स्टेटमेंट कैसा रहेगा, शुड होमवर्क बी बैंड इन स्कूल। अब देखिए, शुड होमवर्क बी बैंड इन स्कूल्स। अब क्या है, ये स्टेटमेंट है। अब आपको क्या देना है, आर्गुमेंट्स में क्या होगा, आर्गुमेंट्स कैसे होता है देखते हैं। तो कॉन्टेक्ट होगा, पहला बोलेगा यस, पहला बंदा बोलेगा हाँ, क्यों, इट पुट्स अननेसेसरली प्रेशर ऑन स्टूडेंट। बोला हाँ, जब बोल रहे हो ऊपर बंद करने की बात है तो आर्गुमेंट में तो 100% होगा भाई, क्योंकि कुछ तो उसका पॉजिटिव चीज रहेगा। तो बोला हाँ, लड़का को प्रेशर देता है इसलिए हम बंद करनी चाहिए। तो देखिए एकदम बिल्कुल सही है। आप खुद सोचिए ये सही है कि नहीं। क्योंकि जब बोल रहा है कि होमवर्क बैंड करनी चाहिए स्टूडेंट को स्टेटमेंट में, तो आप आर्गुमेंट्स में क्या, इसी पर डिस्कस होगा जी। दूसरा पॉइंट तो करना ही नहीं है आपको, तो पहले ही बोल दिया कि जो स्टेटमेंट है उसी से सब क्वेश्चंस करना है। लॉजिकल में ये ध्यान रखना है, लॉजिक अपना माथा नहीं लगाना है, जीके नहीं पढ़ना है। तो क्या है यहाँ पे सिंपल है। जब बोल रहा है होमवर्क भी बैंड इन स्कूल, तो यस, इट शुड बी बैंड इन स्कूल का एक वैलिड रीजन होता है। वैलिड रीजन क्या है कि स्टूडेंट जो है उसका प्रेशर होता है, तो एकदम सही है। दूसरा है नो बिकॉज आई एंजॉय डूइंग होमवर्क। अभी दूसरा में क्या बोल रहा है, तो नो बिकॉज आई एंजॉय डूइंग होमवर्क। किसी को हो सकता है कि होमवर्क करना बहुत मजा आता है, but that is personal, that is for that guys, that is for that students only, so it will not be valid for the other students. So this is not a common cause. That's why I would like to say that whenever you are solving these types of questions, you be cautious, always focus on a statement, what it is written in a statement, thereafter you solve it. So this is also wrong and this is correct. Now go to the next is a statement and course of actions. Matlab there will be one statement and thereafter course of act, there will be so many course of actions. You have to choose which one is correct, which one is wrong, then you go आइडेंटिफाई करेक्ट एंड लॉजिकल एक्शन स्टेप। ठीक है, उसको किस लिए दिया गया है, टू आइडेंटिफाई करेक्ट एंड लॉजिकल एक्शन स्टेप्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है कि आपको वैलिड एक्शंस मस्ट बी प्रैक्टिकल, इमीडिएट, रिलेवेंट एंड नॉट एक्सट्रीम। जो वैलिड एक्शन होगा वो मस्ट बी प्रैक्टिकल होना चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजों पे ध्यान रखिए। उसके बाद इफ इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम डायरेक्टली इक्वल टू गुड एक्शंस। इफ जो वैलिड एक्शंस है सॉल्व द प्रॉब्लम डायरेक्टली, इट मींस इट्स ए good action, because course of actions, what actions you are taking. Okay, then after avoid vague suggestions and long term government policies. There are so many things which are involved, like long term government policy. On the base of long term government policies you are going to solve it, so don't try to do that. Okay, then after just see the example. A large number of people die every year in road accidents. Suppose there is a statement, a large number of people dies every year in road accidents. Then uh, if the course of actions will be install a speed gun camera, ठीक है, एंड इन्फोर्स ट्रैफिक लॉ स्ट्रिक्टली। जब रोड एक्सीडेंट बढ़ जाएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम लोग स्पीड गन कैमरा लगाएंगे, जिससे कि दिख जाएगा कितना स्पीड में कौन सी गाड़ी आ रही है, उसे हमको गाड़ी पकड़ना आसान रहेगा, ट्रैफिक रूल्स को हम टाइट करेंगे। तो एकदम वैलिड है क्या, स्टेटमेंट के हिसाब से, क्योंकि स्टेटमेंट के हिसाब से क्या, आप अपना दिमाग नहीं लगाना, एकदम वैलिड है, मतलब ये सही है। फिर दूसरा है कि बैन ऑल व्हीकल्स ऑन द रोड, ये कर सकते हैं। या बैन एलएमवी ऑन रोड्स, बैन सो समथिंग दे मे राइट। तो you have to think logically, there's a logical reasoning, so you have to think logically as per the statement। simple statement में जब कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई, मर रहा है, उसको मरने से बचाना है ना लोगों को, तो क्या करना है, इमीडिएटली ट्रैफिक लॉ को जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है ट्रैफिक लॉ, उसको इम्प्लीमेंट करनी है, रोड पे स्पीड गन कैमरा लगानी है। तो ये क्या हुआ, इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन, उसको बचाने के लिए तुरंत ने कोर्स ऑफ एक्शन जो भी लिया, गवर्नमेंट लिया, सपोज कोई भी बॉडी लिया, जो भी उसका मतलब बॉडी है गवर्नमेंट की, वो लिया इसको बचाने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ इसका कोर्स ऑफ एक्शंस के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं स्टेटमेंट। सेम वे में पांचवा है काउज एंड इफेक्ट। काउज दिया रहेगा, इफेक्ट दिया रहेगा। तो उसमें से काउज इफेक्ट का लेंगे। देखिए इसका मेन थीम क्या है, जज इफ वन इवेंट, ठीक है, काउजेस एंड मतलब आपको ये जज करना है कि वन इवेंट्स काउजेस एंड मतलब एक घटना से दूसरी घटना हो रही है, बस सिंपल। उसका टाइम सीक्वेंस इज की काउज कम्स बिफोर इफेक्ट। ऑलवेज टाइम सीक्वेंस इसमें ध्यान रखना है, टाइम सीक्वेंस इज द की काउज। बिकॉज ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये जोड़ देंगे, हमको उसमें क्या करना है,
काउच को इफेक्ट के हिसाब से ऐसे लिंक करना है कि उसके टाइम पे ही, उसके बाद ही वो घटना होनी चाहिए, उसके बाद वो घटना घटी है। जैसे सपोज कहीं आग लगा, तो आग लगने के बाद पहले हम इमिडिएटली क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि आग लगने से तुरंत हम जाकर के वहाँ पे हम हॉस्पिटल में इलाज करना चालू कर देंगे पेशेंट का। पहले आग बुझाने की कोशिश करेंगे, और उसमें से जो क्षति हुआ है, जो भी जिनको आग में नुकसान हुआ है, उनको निकालेंगे आग से, उसका उनको हॉस्पिटल पहुँचाएंगे। तो उसके बाद तो इलाज चालू करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले इलाज ही चालू कर दिए बाद में लिखे कि नहीं हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। तो इस तरह से देखिए इसमें क्या है कि एलिमिनेट पेयर्स दैट आर नॉट रिलेटेड और हैव अ कॉमन थर्ड काउज, मतलब कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज दिया रहेगा जो उससे रिलेटेड ही नहीं रहेगा, तो उसको आपको एलिमिनेट कर देना, हटा देना है, ठीक है। उसके बाद आस्क कैन दिस इवेंट्स हैपन विदाउट द अदर्स, उसको पूछ, आपको खुद पूछना है कि ये इवेंट जो है इसके बिना ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वही हो गया काउज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए जैसे इवेंट, इवेंट काउज में क्या दिया रहेगा, इवेंट वन, इट रेन्ड हैवीली ओवरनाइट, इट रेन्ड हैवीली ओवरनाइट, ठीक है। अब दूसरा दिया रहेगा इसमें काउज टू, इवेंट टू, सॉरी इवेंट वन, इवेंट टू, द रोड्स वेयर वाटर लॉक्ड इन द मॉर्निंग। आप ध्यान दीजिए, बल्कि दो चीज बोला है इसमें, टाइम पे ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस पे ध्यान रखेंगे। तो पहला बोल रहा है कि नाइट में लगातार काफी बारिश हुई, सुबह बोल रहा है रोड पे पानी जमा हो गया। अब ऑप्शन ए रहेगा कि इसमें से जो मतलब ये करेक्ट है या गलत, ए काउज है, बी इफेक्ट है, वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। तो आपको फाइंड आउट करना है कि देखिए ए अगर काउज है, मतलब काउज तो वो ऐसे रेन की वजह से तो वाटर लॉगिंग हुआ है, तो ये ध्यान देना है कि जो वाटर लॉगिंग हुआ है वो रेन की वजह से हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे ये सही है, करेक्ट है। इस तरह से बहुत सारे इनकरेक्ट आपको दिया रहेगा चीजें, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आप इतना सुनने के बाद आप एक बार जब सोल्व करेंगे ना, आप एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे काफी आसान लगेगा। इसके बाद आप देखिए एनालिटिकल डिसीजन, लास्ट जो था छठा, एनालिटिकल डिसीजन, लॉजिकल डिसीजन। एनालिटिकल डिसीजन आपका डिसीजन जो है एनालिटिकल लेना है, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल डिसीजन मतलब एनालिटिकल, समझ रहे हैं ना, आप जो सोच रहे हैं, तर्क क्षमता आपकी मजबूत करनी है, एनालिटिकल तर्क शक्ति बढ़ानी है, तो एनालिटिकल डिसीजन लेनी है। तो चलिए इसमें क्या है, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन लॉजिकल, इथिक्स एंड फैक्ट्स, तीन चीज ध्यान रखिएगा। एनालिटिकल मतलब लॉजिकल होनी चाहिए, इथिकल होनी चाहिए और फैक्चुअल होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉजिकल, इथिक्स एंड फैक्ट्स देखते हुए एनालिटिकल डिसीजन है। कहीं भी जब एनालिटिकल डिसीजन, चाहे वो आपको पर्सनल लाइफ में लेना हो, इट आल्सो इन्वॉल्व इवन योर पर्सनल लाइफ, सो यू मस्ट कीप इन माइंड द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला, इट मस्ट बी लॉजिकल, इट मस्ट बी इथिकल, ठीक है, देन इट मस्ट बी ट्रूथ। तो ये तीन चीज आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका हो गया इथिकल। अब है कि बेस्ट डिसीजन क्या होता है एनालिटिकल डिसीजन में, ठीक है। अब बेस्ट डिसीजन यही होता है इसमें से कि इफिशिएंट प्लस इथिकल प्लस सोल्व द प्रॉब्लम। पहले तो इफिशिएंट होनी चाहिए आपको और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसके बाद इफिशिएंट में इथिकल होनी चाहिए आपको और सोल्व द प्रॉब्लम, जैसा कि पहले बताया, ठीक है। उसके बाद अवॉइड इमोशंस और बाइस चॉइस, कभी भी इमोशंस में नहीं फ्लो हो जाना है, और बाइस चॉइस, किसी के बाइस नहीं जाना है, किसी की तरफ ये नहीं हो जाता है, मतलब बाइस नहीं हो जाना है, ठीक है। देयर आफ्टर कंसीडर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, उसको आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देखते हुए करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे आपके इसमें कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, देखिए एनालिटिकल डिसीजन में